रहे हैं, पता नहीं मेरा आवाज जा रहा है कि नहीं, 2-3 बार बोल दिए हैं, फिर फोन किया है सदफ को। आवाज तुमको बोलना ना चाहिए था कि आवाज नहीं आ रही है, जा सब रिकॉर्डिंग खराब करवा दी। हम बोल रहे हैं, फिर सदफ को भी कॉल किया, अभी मैसेज किए उसको। चलो ठीक है, कब हम म्यूट कर दिए हैं, यही हो रहा है। तो तुमको कहना चाहिए था सर आवाज नहीं है। चलो खैर आगे देखिए। हाँ, भारत की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी तथा किसी राज्य सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राजहुंडिया निर्गमित करके उधार द्वारा अर्थोपाय अग्रिम द्वारा लिए गए सभी उधार और उधारों के प्रति संदाय में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियां की एक संचित निधि बनेगी, जो राज्य की संचित निधि के नाम से ज्ञात होगी। तो देखिए, भारत सरकार की जो आय है वो भारत की संचित निधि में, और राज्य सरकार की जो आय है राज्य की संचित निधि में रखी जाएगी। हर राज्य की अपनी अलग संचित निधि होगी और भारत सरकार की अपनी अलग संचित निधि होगी। चलिए, तो भारत की संचित निधि अनुच्छेद कितना है? 266। आरबीआई नहीं, आरबीआई नहीं, आरबीआई गवर्नमेंट का बैंकर है, वो बैंकिंग का काम देखता है, बैंकिंग का काम देखता है। ये अकाउंट अपना अलग रहता है। अब ये जो पैसा है आरबीआई के पास अकाउंट में हो, मतलब नाम रहेगा भारत का, लोक लेखा एसबीआई के खाता में हो, कहीं भी हो। अब अगला पॉइंट है, लिखिए, भारत के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, भारत के लोक लेखे पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया देखिए, आर्टिकल है 266 में क्या लिखा है कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां, सुनिए ध्यान से, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य लोक धनराशियां यथा स्थिति भारत के लोक लेखे में या राज्य के लोक लेखे में जमा की जाएगी। तो ऊपर जो चीज बताया गया है उसके अलावा अन्य जो लोक धनराशियां पब्लिक मनी गवर्नमेंट के पास आती है, उसके लिए एक अलग अकाउंट है, उसका नाम है लोक लेखा। अकाउंट का ही क्या नाम है? हाँ, लोक लेखे, पब्लिक अकाउंट। ठीक है, तो लिखिए, कॉपी में लिखिए कि ब्रैकेट में कर दीजिएगा आर्टिकल 266। ये भी कहाँ है? 266 में, 266 का 2 है कि लिखिए, इसमें भारत सरकार को राजस्व उधार और आय से प्राप्त होने वाले धन के अतिरिक्त प्राप्त होने वाले धन
रखे जाएंगे। रखे जाएंगे। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, संविधान यही नहीं कहता कि यह संसद के विनियोजन के अधीन होगा, परंतु यह संसद के अधिकार में होता है। परंतु यह संसद के अधिकार में होता है। देखिए आर्टिकल 266(3) में लिखा हुआ है, भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशि विधि के अनुसार अथवा इस संविधान के उपबंधित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएगी, अन्यथा नहीं। संचित निधि के विषय में कहा है, लेकिन लोक लेखे के विषय में नहीं कहा है। लोक लेखे के विषय में नहीं कहा है। तो रेवेन्यू, उधार, इन सबों के अलावा अन्य जो आय है, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं वो डिविडेंड देती हैं, अदर भी दूसरे तरह के गवर्नमेंट के इनकम है, तब वो सब पैसा इसमें रखा जाएगा। पेनाल्टी वेनाल्टी सब गवर्नमेंट लगाती है। तो ये हुआ आपका आर्टिकल 266। अब देखिए इसके अलावा एक अन्य खाता है, उसको कहते हैं कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आकस्मिक खाता। आर्टिकल 267 लिखिए, आर्टिकल 267 आकस्मिकता निधि। ये जो आकस्मिकता निधि है, इसमें आप देखिए कि जो भी पैसा आएगा संचित निधि या लोक लेखे में रखा जाएगा और वो संसद के अधीन है। तो संचित निधि में से पैसा निकालना बड़ा टेढ़ा काम है। अभी जो बजट पास हो रहा है, बजट सेशन चल रहा है, बजट में बहस चल रहा है, तो बजट में क्या हो रहा है? परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं सब अपना अपना डिमांड उसके पास रखेंगे, वित्त मंत्रालय के पास, कि हमें इस साल इतना रुपया चाहिए, हमें इस साल इतना रुपया चाहिए, हमें इस साल इतना रुपया चाहिए। जो भारित व्यय है, मतलब फिक्स व्यय, जो भारित व्यय है वो तो फिक्स है कि इतना पैसा देना है, जैसे कर्मचारियों का वेतन, वो तो देना ही देना है। इसके अलावा रोड, सड़क, पुल, अन्य जो खर्चे हैं वो सब दिखलाया जाएगा कि सड़क बनाने के लिए इतना रुपया, स्कूल बनाने के लिए इतना रुपया, सारा मद दिखलाया जाएगा इसमें। और उस पर चर्चा होगी कि हाँ दिया जाए या नहीं दिया जाए। जब सभी प्राक्कलन को, इसको प्राक्कलन कहते हैं, एस्टिमेट मतलब क्या? मान लीजिए आपके घर का खर्चा है, शादी है, तो एक एस्टिमेट तैयार करते हैं ना, और परिवार वाले मिल बैठ के कि हाँ कि भाई चलो सारा जो भी इसमें मद लिखा गया है ठीक है, ये सब अरेंजमेंट किया जाएगा, इसके लिए पैसा पास किया जाए। तो वैसे ही संसद में होता है, तो उसको कहते हैं एस्टिमेट। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, एस्टिमेट बिल भी है।
तो अभी जब संसद हर मंत्रालय का प्राक्कलन पास कर देगा कि इस मंत्रालय को इतना दिया जाए, इस मंत्रालय को इतना दिया जाए, उसके बाद सब जितना खर्चा है मिला के एक अलग से लाया जाएगा बिल संचित निधि से कि इतना पैसा संचित निधि से दिया जाए। उसी को कहते हैं विनियोग बिल, एप्रोप्रिएशन, उसी को कह रहा है विनियोजित। तो इसको पास करने में अभी ये जो बजट चल रहा है 2-3 महीना लगेगा। मान लीजिए अभी जो बजट पास हो रहा है, अभी कहां भूकंप आएगा, कहां अकाल पड़ेगा, कहां रोड एक्सीडेंट होगा, और जैसे अचानक कोरोना जैसी बीमारी आ गई, इसका तो बजट में कोई उल्लेख नहीं है कि इसके लिए इतना फंड दिया जाए। अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है जिसका अभी कोई अनुमान नहीं है, तो उस आपदा से निपटने के लिए सरकार कहां से पैसा देगी? उसके पास एक पैसा भी एक्स्ट्रा नहीं है। आपका अपना पैसा है, घर बनाने के लिए रखे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरी मुसीबत आ गई तो वहां खर्चा कर देते हैं। लेकिन सरकार में ऐसा नहीं होता है। अगर संचित निधि से वो पैसा सड़क बनाने के लिए निकला है तो उससे सड़क ही बनेगा, और नहीं तो वापस जाएगा। किसी दूसरे मद में वो खर्चा नहीं हो सकता है। एकदम रखिएगा, बकायदा ये लिखा पढ़ी के साथ होता है। बताए थे कि ये पैसा किसी का नहीं है, ये पैसा पब्लिक का है और पब्लिक के निगरानी में रहना चाहिए। अपने मन मर्जी से गवर्नमेंट इसको कहीं खर्च नहीं कर सकती। तो उसके लिए बनाया गया है आकस्मिक निधि कि इमरजेंसी केस में कहीं पैसे की जरूरत पड़ जाए तो यहां से तुरंत दे दिया जाए, यहां से तुरंत दे दिया जाए। इसीलिए इसका नाम रखा गया है आकस्मिकता निधि। तो लिखिए, अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 267 267 संसद को आकस्मिकता निधि, संसद को आकस्मिकता निधि बनाने का, ये बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत करती है। आगे लिखिए, यह राष्ट्रपति के, यह राष्ट्रपति के व्ययाधीन, यह राष्ट्रपति के व्ययाधीन होता है। राष्ट्रपति के व्ययाधीन होता है का मतलब कि इसमें से जो पैसा निकालना है केवल राष्ट्रपति के आदेश से निकल जाएगा। इसके लिए अलग से संसद में कोई विधेयक पारित करने की आवश्यकता नहीं है। आगे लिखिए, इसमें ऐसी राशियां जमा की जाएगी, इसमें ऐसी राशियां जमा की जाएगी जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, संसद विधि द्वारा अवधारित करे।
मतलब फिक्स करे कि कॉन्टिजेंसी फंड में कितना रुपया रखा जाएगा। लिखे, यह अग्रदाय, अग्रदाय माने एडवांस, यह अग्रदाय स्वरूप की होती है, अग्रदाय स्वरूप की होती है। यहां अग्रदाय कहने का अर्थ है कि यहां से जो पैसा दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि इसका कोई लिखा पढ़ी नहीं होगा, एडवांस होगा, फिर अगले बजट में इसको खर्च में दिखला के सब जो बैलेंस है उसको क्या कहते हैं, अकाउंट जो है उसको बैलेंस किया जाएगा, अकाउंट को बैलेंस किया जाएगा। अग्रदाय स्वरूप की होती है, कॉमा, इससे आकस्मिक व्यय के लिए, इससे आकस्मिक व्यय के लिए धन निकाला जाता है, आकस्मिक व्यय के लिए धन निकाला जाता है। देखिए आपके संविधान में लिखा हुआ है कि भारत विधि द्वारा अग्रदाय के स्वरूप की, देखिए शुरू में ही लिख दिया है, अग्रदाय माने एडवांस, अग्रदाय के स्वरूप की एक आकस्मिक निधि की स्थापना कर सकेगी जो भारत की आकस्मिक निधि के नाम से ज्ञात होगी, जिसमें ऐसी विधि द्वारा अवधारित राशियां समय समय पर जमा की जाएगी और अनवेक्षित व्यय का अनुच्छेद 115 या 116 के अधीन संसद द्वारा विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाना लंबित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए राष्ट्रपति को समर्थ बनाने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के व्ययाधीन रखी जाएगी। तो याद रखिएगा कि संचित निधि, आकस्मिक निधि अनुच्छेद कितना है, 267, ये किसके व्ययाधीन होगा, राष्ट्रपति के, मतलब इससे पैसा निकालने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। और याद रखिएगा कि इससे निकाला गया पैसा अग्रदाय स्वरूप की होती है, एडवांस होता है, उसको फिर अकाउंटिंग में बजट बनाते समय दिखाना है कि इतना पैसा आकस्मिक निधि से निकाला गया था, फिर वो बजट बैलेंस किया जाता। पहले तो ये 50 करोड़ का था, 50 करोड़ से 200 करोड़ किया गया था, अब पता न कितना है, और दिखाता भी नहीं है कहीं, पूछते हैं तो इसको जरा सा नेट पर अभी चेक करिएगा तो कोई फेर बदल नहीं ना किया है। 500 करोड़ आए तो मतलब लिखा है कहीं, हाँ फिर से देख के सब लोग अपना कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया क्लिक करके नेट पर चेक करेंगे तो दे देगा। अब सुनिए, बजट पास करते समय, बजट पास करते समय, अभी जो बजट होता है ना, अनुच्छेद 112 में बजट है, अनुच्छेद 112 में बजट है, तो इसमें दो तरह के खर्च दिखलाए जाते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। दो तरह के खर्च दिखलाए जाते हैं, एक खर्च होता है भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा खर्च होता है भारत के संचित निधि से व्यय होने वाले या खर्च होने वाले अन्य व्यय। बजट में दो तरह का अपना ही होता है व्यय, एक है भारत के संचित निधि पर भारित व्यय। भारित शब्द का मतलब है
भारित व्यय और दूसरा अन्य व्यय। दूसरा अन्य व्यय। तो जो भारित व्यय होता है एक तरह से वो फिक्स होता है कि इतना पैसा देना है, उसमें कोई तूल तमाल झमेला नहीं होता है। और जो अन्य व्यय है, रोड बनवाने वाला, सड़क बनवाने वाला, पुल बनवाने वाला, इस पर बड़ा झमेला होता है। उसके लिए पूरा बकायदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपना संसद में पेश किया जाता है। संसद उस पर चर्चा करती है कि भाई पिछले साल 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था। पिछले साल 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 10 करोड़ सैंक्शन किया गया था, और इस साल 1 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए सेम उसी क्वालिटी का 15 करोड़ डिमांड किया गया है मंत्रालय द्वारा। तो क्या एक साल में महंगाई मतलब 50% बढ़ गया? जो भी रॉ मटेरियल्स हैं या सर्विस हैं, इसका मतलब कि मंत्रालय एक्स्ट्रा रुपया मांग रहा है, फालतू रुपया मांग रहा है। सदन कहेगी कि इतना पैसा आपको नहीं दिया जाएगा, उसको कम कीजिए। तो उसी में रहता है, ये सब रहता है अन्य व्यय में। तो अन्य व्यय पर सदन में चर्चा होती है, मतदान होती है, और देखा जाता है कि वाजिब पैसा का डिमांड हुआ है तब तो ठीक है, और लगता है कि मतलब वाजिब पैसा से ज्यादा पैसा मांगा है तो फिर उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कम किया जाता है, कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भारित व्यय पर कोई तूल तमाल नहीं होता है। वो तो भाई फिक्स है तो फिक्स है, कर्मचारी को तो वेतन देना है, उसमें कमी कैसे करिएगा। तो एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है? भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है। तो इसका लिस्ट आपके संविधान में दिया गया है, अभी दिखलाते हैं, आप लोग लिखिए, हेडिंग दीजिए भारित व्यय। भारित व्यय चार्ज्ड एक्सपेंडिचर on the consolidated fund of India. Charged expenditure on the consolidated fund of India. लिखिए, भारत के संचित निधि पर, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय भारत के संचित निधि पर भारित व्यय संसद के प्रमाणीकरण संसद के प्रमाणीकरण के अंतर्गत नहीं होती है। के अंतर्गत नहीं होती है। भारित व्यय पर संसद में मतदान
नहीं हो सकता। संसद में मतदान नहीं हो सकता। लिखिए, ऐसी व्यवस्था कुछ संवैधानिक पदों ऐसी व्यवस्था कुछ संवैधानिक पदों की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया गया है। स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए किया गया है। लिखिए, संसद किसी व्यय को संचित निधि पर भारित व्यय घोषित कर सकती है। घोषित कर सकती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि वर्तमान समय में भारित व्यय निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित है। तो देखिए, एक लिस्ट है, बस लिखना है ना। तो अभी ग्रुप में डाल दिया जाएगा, लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। हम पढ़ दे रहे हैं क्या क्या है। और ऐसे ये भारित व्यय का लिस्ट कहाँ दिया गया है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में देखिए सब दिया है। निम्नलिखित व्यय भारत के संचित निधि पर भारित व्यय होगा। तो क्या क्या है पढ़ देते हैं। देखिए, अनुच्छेद 112 में पहला, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। दूसरा, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अब देखिए, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए राहुल उसको भगा तो टेम्पो बीपीएससी में क्वेश्चन दिया था कंफ्यूज करने के लिए कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय है। ये भारित व्यय नहीं है। राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन। कौन भारत के संचित निधि पर भारित व्यय नहीं है? राष्ट्रपति का वेतन, उपराष्ट्रपति का वेतन, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन और लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन। तो सब लोग कंफ्यूज कर गया कि अरे इसमें तो सब है, इसमें तो सब है। लेकिन देखो, तिकड़म था कि उपराष्ट्रपति, अरे इसको बाबा चलिए ना, कहाँ बैठा है, इसको पकड़ो। जाओ देखो, भैया से जाओ, देखो क्या प्रॉब्लम। जाओ भैया से पकड़ो, तुम बैठा है कब से छोड़ दे रहा है।
तो इसका आंसर होगा उपराष्ट्रपति। क्यों? कि उसको ना उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ नहीं मिलता है, उसको राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। यही क्वेश्चन आया था बीपीएससी में। तो सब अब तो मैक्सिमम का अब तो गलत हुआ, गड़बड़ में। अब सब तो यही सोच रहा था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति तो होगा ही होगा, ये दोनों कैसे नहीं होगा भाई? इससे बड़ा संवैधानिक पद क्या है? तो इसी में सबका गलती हो गया। तो देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। तीसरा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में संदेह वेतन और भत्ते। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उसके संबंध में संदेह या पहले एक फेडरल न्यायालय होता था, अब नहीं है। पांचवा, कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग को या उसके संबंध में संदेह वेतन भत्ते। किसी न्यायालय या मध्यस्थम अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट के तुष्टि के लिए अपेक्षित धनराशियां। सातवां, ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार पर हो। ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार का हो, माने वैसा ऋण जिसको भारत सरकार को चुकाना है। दायित्व माने लिएबिलिटी। और आठवां में है, कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित किया गया हो। तो ऊपर के अलावा अन्य व्यय को भी संसद भारित व्यय घोषित कर सकता है। ठीक है? तो जितने सरकारी कर्मचारी के वेतन है सब भारित व्यय घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उतना तो आपको देना ही देना है ना। चलिए, तो ये हुआ आपका भारित व्यय, याद रखिएगा। और अभी जब बजट हम लोग देखेंगे तो उसमें भारित व्यय बार बार शब्द आएगा, और ये शब्द भूलिएगा मत, भारित व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर। तो भारित व्यय से क्या समझे आप लोग? कि एक फिक्स प्रकार का व्यय जिसको कि करना ही करना है, भले देश में सड़क बने, पुल बने, स्कूल नहीं बने, कुछ बने या न बने, लेकिन सरकार के पास जो भी रुपया आएगा इतना तो कम से कम खर्चा करना ही है। क्या है? तो चलिए, अब अगला हेडिंग है, लिखिए कि संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण। हेडिंग दीजिए, संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण। फाइनेंशियल कंट्रोल ऑफ द पार्लियामेंट ओवर एग्जीक्यूटिव। संसद का कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण। सुनिए, अभी आप लोग देख रहे हैं कि बजट संसद में पेश किया गया है। बजट संसद में पेश किया गया है। क्यों पेश किया गया है? बजट में क्या होगा? कार्यपालिका
संचित निधि से रुपया निकालना चाहती है। कार्यपालिका संचित निधि से रुपया निकालना चाहती है। रुपया किसका है? पब्लिक का है। रुपया पब्लिक का है, तो पब्लिक का रुपया कैसे खर्च हो रहा है, ये पब्लिक को जानने का अधिकार है। तो अगर कार्यपालिका पर कोई बाध्यकारी उपबंध न लगाया जाए तो कार्यपालिका कहां कितना रुपया खर्चा करेगी कुछ पता नहीं चलेगा। तब नियम बनाया गया है कि भाई जो भी रुपया खर्चा करना है या ये करना है, आपको संसद के पटल पर रखना है, पूरा संसद जानेगी, और संसद में जब उस पर बहस होगा तो पूरा देश जानेगा, पब्लिक जानेगी। तो ये काम विपक्षी का है। तो आज का हमारा विपक्षी सब अपना अपना सीट बचाने में लगा है, इलेक्शन लड़ने में लगा है। जाके देखिए यूपी का चुनाव हो रहा है, सब चुनाव में भिड़ा हुआ है। बजट पर किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। बजट पर किसी का कमेंट ही नहीं आ रहा है। किस मद पर कितना रुपया खर्चा किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कुछ पता ही नहीं पब्लिक को चल रहा है। तो ये सब संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं एक तरह से मजाक बन के रह गया है। और मजाक बनाने में विपक्षी है, विपक्षी को एक्टिव रहना चाहिए। तो विपक्षी का कुछ अता पता ही नहीं है, केवल घटिया राजनीति कि हम सीट ज्यादा जीते तो हम सीट ज्यादा जीते, हमारी सरकार बने तो हमारी सरकार। अरे सरकार बने, तुम्हारी कुछ जिम्मेदारियां भी तो है, क्यों सरकार बना रहे हो, किस लिए बना रहे हो? जिम्मेदारियां भी हैं, तो उन जिम्मेदारियों को निभा नहीं रहा है। जो सत्ता में है वो तो चाहेगा कि विपक्षी को ऐसा उलझाओ कि वो मुद्दा से भटका रहे, और इससे बढ़िया, भाजपा से बढ़िया ये ट्रिक तो कोई जानता नहीं है। तुरंत ऐसा कोई मुद्दा आएगा कि सब उसी में भटक जाएगा और चुनाव का मुद्दा ही अलग, बजट का मुद्दा ही अलग हो जाएगा। तो विपक्षी बेवकूफ है, इसलिए भाजपा अपना हमेशा पूर्ण बहुमत से जीत रहा है। तो इससे यह भी साबित होता है कि विपक्षियों में शासन करने वाली गुण या कला नहीं है। भाई जब आप शिकारी के जाल में फंस जा रहे हैं तो फिर आप इतना बड़ा देश कैसे चलाइएगा? आपके पास ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई संगठन है। भाजपा हर चीज पर अपना एक सेल बैठा के रखा है। फेसबुक के लिए अलग सेल, ट्विटर के लिए अलग सेल, ई चैनल के लिए अलग सेल, ऊ चैनल के लिए अलग सेल। देखिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, चाहे यूट्यूब पर, जैसे ही भाजपा के अगेंस्ट में कोई वीडियो आता है उसी दिन उसका काट आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या? तो सेल बैठा के रखे हुए हैं, हर दिन एकदम फेसबुक और यूट्यूब और जितना सोशल मीडिया है सबको छनवा रहा है। देखो कि कहां हमारे खिलाफ क्या आ रहा है, उसका जवाब दो। उसके लिए पूरा एक्सपर्ट टीम बैठा है। तो वैसा विपक्षी को भी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़े विपक्षी गरीब पार्टी है, सब अरबों खरबों रखा हुआ है, खर्चा नहीं करना चाहता है। तो शासन में बने रहने के लिए कंपटीशन तो रहेगा। तो खैर हमारा संविधान तो ये तो व्यवस्था किया है कि जो पब्लिक का रुपया है वो पानी की तरह मत बहे। इसीलिए
ये बजट का प्रावधान है। इसीलिए अब जो पढ़ाने जा रहे हैं कि संसद कार्यपालिका पर कैसे वित्तीय नियंत्रण करता है, कि कार्यपालिका अनाप शनाप उलूल जुलूल पैसा इधर उधर खर्च न करे, क्योंकि वो जनता के गाढ़ी कमाई का मेहनत का पैसा है। और पानी में कैसे बह रहा है वो तो हम सभी लोग देख रहे हैं। नल जल योजना पाइप बिछ गया, फंड पास, कागज पकाता सो हो गया है कि पानी सप्लाई शुरू है, बौलिया रोड में पते नहीं है कि कहाँ गया नल जल। घर में कनेक्शन भी नहीं किया है, घर में कनेक्शन तक नहीं हुआ है। आज तारीख वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, बोल दे रहे हैं तो करके कहेगा कि क्या बोल रहे हैं। आज की तारीख है वो 8 फरवरी ना भाई, 8 फरवरी तक नहीं हुआ है, तो इसके बाद भले हो जाए, मेरा वीडियो गलत नहीं ना होगा। हाँ तो कह देगा कि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो देखिए कैसे वित्तीय नियंत्रण कैसे होता है, इसका संसद में संविधान में क्या प्रावधान है। तो लिखिए, पहला आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 कोई कर विधि के प्राधिकार से ही, कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। कोई कर विधि के प्राधिकार से ही अधिरोपित माने लगाना, अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा। संग्रहित माने इकट्ठा, कॉमा, अन्यथा नहीं। इसका अर्थ है कि गवर्नमेंट कोई भी जो टैक्स लगाएगी विधि के प्राधिकार से, मतलब पहले उसके लिए संसद में कानून बनाना पड़ेगा तब लगेगा। ऐसे मनमर्जी नहीं कि टैक्स लगा दो, वो टैक्स लगा दो। कोई भी टैक्स, अब जैसे जीएसटी लगाना था तो पूरा बकायदा संसद में बिल पास किया गया तब लगा। ऐसे नहीं, गवर्नमेंट अपने मन मर्जी से ये नहीं कि जब मन तब कोई टैक्स लगाई या कोई टैक्स हटा ली। पहले जो राजा महाराजा करते थे तो वो रंगदारी टैक्स हो जाएगा, वो तो गुंडागर्दी होगा कि जब मन तब अच्छा ऐसे लगा दो, इनकम टैक्स बढ़ा दो 25% कर दो। वैसे नहीं, कि कोई भी चीज करना होगा, टैक्स लगाना होगा या इकट्ठा करना होगा विधि के प्राधिकार से, यानी कि संसद में बकायदा उसके लिए कानून पारित करना पड़ेगा कि कैसे लगाया जाएगा, कैसे कलेक्ट होगा तब। तो संसद में पास करना है, तो जब भी सरकार को कोई टैक्स लगाना होगा तो संसद में बिल लाएगी। अब संसद जब परमिशन देगी तब जाके कार्यपालिका उसको लगाएगी। तो एक तरह से कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण हुआ कि नहीं? कार्यपालिका का संसद पर नियंत्रण, संसद का कार्यपालिका पर नियंत्रण हुआ कि कार्यपालिका को कोई भी टैक्स लगाना होगा तो पहले संसद से परमिशन लेना है। और ध्यान रखिएगा, फिर बता रहे हैं, संसद का मतलब कि परमिशन लेना मतलब वहां पास कराना। और बताए थे कि एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और उनके ऊपर राष्ट्रपति, और विधायिका में, लेजिस्लेटिव में लोकसभा राज्यसभा के सभी मेंबर प्लस राष्ट्रपति, क्योंकि जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं करेंगे कोई कानून बनेगा नहीं। तो लेजिस्लेटिव के मेंबर लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर हैं, लेकिन कार्यपालिका में कौन आता है?
प्रधानमंत्री और उसका मंत्री परिषद, और राष्ट्रपति तो बॉस है ही। देखिए आगे देखिए, अतः कार्यपालिका, लिखिए अतः कार्यपालिका कॉमा विधायी के पूर्व, मैंने विधेयक बनाने से पहले विधायिक पूर्व अनुमति के बिना कोई कर नहीं लगा सकेगी, कोई कर नहीं लगा सकेगी। फुल स्टॉप। लिखिए विधायिका किसी कर को अधिरोपित करने की शक्ति देती है और कार्यपालिका उसको अधिरोपित करती है। लिखिए इसलिए बजट कार्यपालिका द्वारा तैयार किया जाता है और विधायिका द्वारा उसे पारित किया जाता है। विधायिका द्वारा उसे पारित किया जाता है। चलिए तो अब आएंगे हम लोग बजट पर। तो हेडिंग दीजिए बजट अनुच्छेद 112। बजट अनुच्छेद 112। अब इसका नाम हो गया है, पहले तो बजट कहते थे बही खाता, लेकिन संविधान में इसको कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तब बजट लिख के और लिख दीजिए वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ इधर सब ठीक चल रहा है? हो कौन कौन लोग हैं? विकास, सोनाली, तो बजट में अभी कब से बजट पे हम चर्चा करते आ रहे हैं कि सरकार खर्च के लिए संसद से परमिशन मांग रही है कि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। तो लिखिए अनुच्छेद 112
उसमें? ठीक है, बंद कर दो। अनुच्छेद 112 राष्ट्रपति पर या राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपता है कि राष्ट्रपति को यह कर्तव्य सौंपता है कि वह संसद के समक्ष एक वार्षिक वित्तीय विवरण बजट, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। पहले तो इसको बजट लिखा जाता था और अब तो बही खाता रखवाएगा फुल स्टॉप लिख लीजिए कि यह धन विधेयक होता है। बजट क्या होता है? धन विधेयक होता है। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, इसमें दो बातों का विवरण होता है। इसमें दो बातों का विवरण होता है। प्रथमतः है, नीचे से लिखिएगा, पहला, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वास्तविक प्राप्ति, मतलब पिछले साल कितना आया, और राजस्व का विश्लेषण, माने किस टैक्स से कितना पैसा आया, तथा ऐसे वर्ष के लिए अधिशेष और घाटे के कारण होते हैं। नीचे से लिखिए, तथा दूसरा क्या रहता है? आगामी वर्ष के लिए सरकार की आर्थिक नीति, व्यय करने के कार्यक्रम का स्पष्टीकरण, तथा राजस्व का प्राक्कलन का स्पष्टीकरण देखिए अनुच्छेद 112 हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है कि आप लोग भी इसमें देख सकते हैं ऐप में, या बेयर एक्ट कोई खरीदा, इसमें से कोई खरीदा था ना? तुम ली थी? हाँ, ठीक।
देखिए लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों, देखिए उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। ठीक है, तो क्या रहता है, भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकलित प्राप्तियों, माने अभी जैसे बजट पेश हुआ 2022, तो ये किसका बजट है, 2022-23, 2022-23 का है। 22-23 क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च 31 मार्च तक चलता है। इसका मतलब 1 अप्रैल 2022 से ये चलेगा 2023 तक, तो इसीलिए इसको कहते हैं 22-23। अब देखिए, शायद शुरू में तो हल्ला हुआ था कि बीजेपी गवर्नमेंट इसको सुधार के 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाली है। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, और ऐसा हो जाएगा तब केवल लिखा जाएगा आपका, अब जैसे 2022 है तो केवल 2022, 2023 है तो 2023। तो पहले तो 28 फरवरी को बजट पेश होता था, अब तो उसको करके 1 फरवरी 1 फरवरी कर दिया गया है। 1 फरवरी को पेश हुआ था ना, 1 फरवरी कर दिया गया। अब देखिए हो सकता है कि 1 जनवरी कर दे, तो 1 जनवरी करना होगा ना, अगर नहीं जनवरी से अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करना होगा तो जब तो 2 महीना पहले ना पास कर रहा है, तो बजट पास करना पड़ जाएगा अक्टूबर नवंबर में, तब ना भाई अभी आया बजट पास होगा, फंड पास होगा, तब तो अभी गवर्नमेंट के पास 31 मार्च तक का खर्च चलाने के लिए पैसा है। तो जब तक कि बजट पास नहीं होगा, अगला 1 अप्रैल से जो खर्चा होगा वो कहां से पैसा आएगा। अभी तो गवर्नमेंट के पास केवल 31 मार्च तक का ही पैसा है, उसके आगे का पैसा नहीं है। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन पूछा था कि बजट में क्या दर्शाया जाता है, तो हम जो बताए हैं वो उसका विस्तृत रूप जो बजट में रहता है। और यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि भारत सरकार की उस वर्ष के लिए, माने जिस प्राकलित राशियों, माने कितना पैसा आएगा और व्यय कहाँ कितना रुपया खर्चा होगा, रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो इसके अलावा ये सब चीजें भी उसमें रहती हैं, तब ना राजकोषीय घाटा इतना रहा है, ये इतना रहा, उतना रहा, सब राजस्व घाटा इतना रहा, सब बजट में बताया जाता है ना। तो भाई घाटा हमारा इतना रहा का मतलब क्या, कि हमारा इनकम इतना रहा, खर्च इतना रहा, बजट में बताया तभी ना। तो हालांकि हम लोगों का घाटा तो बड़ा खराब स्थिति में जा रहा है, 6% तक राजकोषीय घाटा चल गया, जो बहुत खराब चीज है। लेकिन अभी महामारी के वजह से इतना गैर योजना व्यय बढ़ गया कि नहीं अगर लाया जाएगा तो अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। तो देखिए, सरकार पे तो आदमी तुरंत कमेंट कर देता है, सोचिए अपना एक परिवार चलाना कितना टफ काम होता है, उसके बजट को मेंटेन करना, 10 गो है तो उसको कैसे मिला के चले, और ये तो पूरा देश को चलाना।
दूसरे से आदमी अपेक्षा करता है कि भ्रष्टाचार न हो, पैसा न चुराए। अभी आप ले लीजिए कि अगर किसी को आज घर में 200 रुपया सब्जी लाने के लिए दिया जाए तो 150 का लाता है, 50 रुपया घपला कर देता है और बिल 200 का थमा देगा कि 20 वाला का 25 करके। तो सोचिए, ये तो हर इंसान के फितरत में कैसे खत्म हो। घर का पैसा जब घपला करने में नहीं सोचता है तो गवर्नमेंट का पैसा है। तो घर में सब्जी लाने के लिए लड़ाई होता है कि आज हम जाएंगे सब्जी लाने, क्या हो, कौन कौन लड़ा है। फिर बड़ा हो जाने पर तो जब मिलने लगता है तो उतना ध्यान ही नहीं देता है लोग। तो चलिए आज की सभा समाप्त की जाए। रुक जाइए। तो सभा समाप्त की जा रही है। विकास जी, आप लोगों का दिन शुभ हो। आगे कोई समस्या होगा तो बताइएगा।